Hello everyone, welcome in our YouTube channel Exam Shadow. In today's video, I am going to discuss very important topic of modern history. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ वीडियोस जितना भी हो सके इस एग्जाम के लिए जो भी जरूरी है अपलोड करूंगा। तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ आज से। इससे पहले जो आज का टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। बट आपको लगेगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो इससे पहले भी स्टार्ट होती है। तो हाँ, वो बात सही है, बट वी विल स्टार्ट विथ रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1857 के बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर उसके बाद जो अपना फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वहां से चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन आने के। राइट, कि 2-3 क्वेश्चन तो आपको वहां से आएंगे ही आएंगे सबसे पहले, और ये आसान भी है इसके बाद यहाँ से कवर करना। इससे पहले जो फ्रॉम द फॉल ऑफ औरंगजेब और फॉल ऑफ मुगल एम्पायर से लेके जो 1857 तक है, जिसमें कि रीजनल जो पावर्स है उनका उदय और फिर उनके बाद ब्रिटिशर्स की डिफरेंट पॉलिसीज एंड देन लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें। दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग कि कौन क्या कैसे है, तो वो हम उसको बाद में समझेंगे, पहले इजी वाला पार्ट समझ लेते हैं। राइट, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का लेट मी गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड कि आखिर ये रिवॉल्ट हो क्या रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो बात उस टाइम की है जब ब्रिटिशर्स को आए हुए लगभग 250 साल हो चुका है। ब्रिटिशर्स हैव अराइव्ड इन ईयर अराउंड 1600, राइट, 1602-3 में आए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप को इंडिया में स्टेब्लिश करते जाते हैं थ्रू देयर पॉलिसीज, है ना। पहले शुरू में तो बड़े अच्छा बन के, ठीक, फिर बाद में धीरे धीरे अपने माइट्स के साथ अपने ब्रिटिशर्स वेल ट्रेन्ड आर्मी के साथ कैसे धीरे धीरे इंडिया में जो पावर होते हैं सबसे पहले जो आते हैं, तो वो अपने काउंटर पार्ट्स लाइक यूरोपियंस, पोर्चुगीज को, फिर फ्रेंच को, इनको डच को किनारे लगाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो नेक्स्ट पावर है मुगल्स एम्पायर, तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा होता है, उसका अलग रीजन है ड्यू टू देयर वीक रूलर्स एंड अदर रीजंस, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो रीजनल पावर्स उस टाइम उठ रहे होते हैं, जैसे कि बंगाल हो गया, ठीक है, मराठा हो गया, उसके बाद हैदराबाद हो गया, ठीक, ये रीजनल पावर्स हैं जो उठ रहे हैं, तो उनको भी एक एक करके धीरे धीरे वो खत्म कर देते हैं, ब्रिटिशर्स खत्म कर देते हैं। एंड फाइनली बैटल जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, उससे ये डिसाइड हो जाता है कि अब ब्रिटिशर्स ही आगे इंडिया में राज करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। और ब्रिटिशर्स बहुत सारी पॉलिसीज लेके आते हैं इस दौरान, इस 250 सालों में। कौन सी पॉलिसीज? जैसे कि लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज लाते हैं। ब्रिटिशर्स का जो एम होता है इंडिया में, दे केम इंडिया एज अ ट्रेडर, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। और धीरे धीरे उन्होंने उसकी पॉलिटिकल एस्पायरेशन, ट्रेडिंग से पॉलिटिकल एस्पायरेशन में चेंज हो गई। और पॉलिटिकल एस्पायरेशन चेंज होने के बाद बाद पहले तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन साथ ही साथ कि आपको जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसको भी लगने लग गया कि ये तो बहुत अच्छी टेरिटरी है हमारी, ज्वेल इन द क्राउन है जो इंडियन टेरिटरी है। ठीक, तो उसको उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से यूज करना चालू कर दिया थ्रू वेरियस एक्ट्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑटोनॉमी कम करते गए, उसको जस्ट एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक एंटिटी बना दिया और वहां से पार्लियामेंट राज करते रहा। तो बहुत सारी पॉलिसीज आई, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आई, ठीक है, फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आई लाइक सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इन सब पॉलिसीज के आने से इवेंचुअली ये हुआ कि ब्रिटिशर्स का तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता गया, लेकिन इंडियंस को है वो नुकसान होता गया। इंडियंस में अलग अलग सेगमेंट्स थे, जैसे कि आर्टिजन्स थे, पीजेंट्स थे, है ना, जमींदार्स थे, जो उस टाइम की सोसाइटी के पार्ट थे। तो फिर साधु सन्यासी भी कुछ थे सब लोगों ने सब लोग इससे परेशान होने लगे। फिर कुछ ना कुछ कहीं न कहीं छोटे-छोटे लेवल पे रिवॉल्ट करते थे, किसी कभी जमींदार के खिलाफ कर दिया, कभी अ, ठीक, किसी ब्रिटिश अंग्रेज के खिलाफ कर दिया। लेकिन जो छोटा-सा इससे पहले जो 1857 के पहले रिवॉल्ट हुआ, मैं डिस्कस कर लूँगा आपको कहाँ कैसे हुआ। लेकिन जो एक बड़ा गुस्सा सामने आया वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में आया। क्या रीज़न था, क्या था, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से जो लोग परेशान थे उस टाइम पे, वो एक गुस्सा बन के रिवॉल्ट के रूप में फूटा। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कोई आपको ऑप्रेस कर रहा हो तो व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टॉलरेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आप टॉलरेट करेंगे।
फिर थोड़ा इफ यू हैव गुड टॉलरेशन पावर, टॉलरेंट पावर, तो यू विल टॉलरेट मोर, राइट। लेकिन जब आपको सहन से बाहर हो जाएगा तो वॉट एवर कैपेसिटी यू हैव, यू विल डायरेक्टली रिवॉल्ट, राइट, यू विल राइज अगेन दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन और वॉट एवर इट इज, तो आप उसके खिलाफ रिवॉल्ट जरूर करेंगे। अब अगर करंट टाइम पे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फॉर्म बिल आया था, फार्मर्स को वो अच्छा नहीं लगा तो दे रिवॉल्टेड ना, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंट डिबेट कि क्या क्या रीजन थे क्यों रिवॉल्ट किया, बट वन ऑफ द रीजन इज रिवॉल्ट। कोई भी रिवॉल्ट होता है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, करप्शन इज हाई, पीपल कम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग और फाइटिंग और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है कि लोग परेशान हो गए थे। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो ये क्या है, रिवॉल्ट क्या है, मैंने बताया, एन आर्म रेबेलियन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आर्म रेबेलियन था, मतलब एक शस्त्र उठा के उन्होंने विरोध किया था लोगों ने। इसके अदर नाम्स भी है, सेपॉय मेटिनी, सेपॉय मतलब सिपाहियों ने किया था, इसलिए इसको इंग्लिश अंग्रेज जो है उसको सेपॉय बोलते थे। देन इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रेबेलियन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था 1857 के रिवॉल्ट को? इट वाज सेड बाय वीडी सावरकर, राइट। सो ये चीजें भी ऐसे भी आपको पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। आई टोल्ड यू कि ब्रिटिशर्स को आए हुए 100 साल हो चुके हैं, सॉरी 250 साल हो चुके हैं। 100 साल जो बैटल ऑफ प्लासी जो 23 जून 1757 को हुआ था, उसके 100 साल बाद ये हो रहा है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने बंगाल को हराया था, और बंगाल को हराना मतलब उस टाइम की सबसे पावरफुल, सबसे रिच प्रोविंस थी, और रिच प्रोविंस को हराना, और उसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, उससे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट भी अपने हाथों में ले लिया था। मतलब अब जो भी रेवेन्यू बंगाल का होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। ये इसका इम्पोर्टेंस है कि आप मतलब एक पूरी तरीके से सर्वे सर्वा बन गया। अब 1857 के बाद आप ये देखिए कि उसके बाद भी हमको 90 साल लगे इंडिपेंडेंस को गेन करने में। ठीक है, तो जो हमारा मूवमेंट चला, फ्रीडम मूवमेंट, वो 90 इयर्स फ्रॉम 1857 चला, फिर जाके इंडिपेंडेंस मिला। तो ये एक थोड़ा आइडिया, जनरल आइडिया, एक पर्सपेक्टिव समझना जरूरी होता है। अब आगे देखते हैं कि इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए। ठीक, कुछ फैक्चुअल चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ये हुआ कब, कहाँ से चालू हुआ, कैसे हुआ। तो सबको पता है कि ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ कहाँ से, मेरठ से, जो आज दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर है। यही वही मेरठ जिसको आप जानते हैं, बहुत सारे मेरठ के ऊपर जोक्स बनते हैं, जो बड़ा कॉमेडियन है बस्सी ना, तो वो भी मेरठ से ही है। तो वही वही वाला मेरठ हुआ। कब हुआ? 10 मई 1857। ठीक, 1857 10th में। 11th मई को मॉर्निंग को क्या हुआ कि 10th मई को क्या हो गया कि कुछ लोगों ने मतलब एक जो मतलब म्यूटनी थी, बैरक था जो ना, एक टुकड़ा था, टुकड़ी जिसको बोलते हैं, उसने शाम को, अब रात शाम को 10 मई की शाम को विद्रोह कर दिया अपने बॉस के खिलाफ, अंग्रेज सैनिक के खिलाफ। 11 मई 1857 को क्या हुआ कि अब बैंड ऑफ सिपॉय फ्रॉम मेरठ वो सब इकट्ठे हो गए विद्रोह करने के बाद, और उन्होंने जो यूरोपियन ऑफिसर हैं जिनको इसके जिसका ऑर्डर उन्होंने डिफाई किया था, उसको मार दिया। ठीक, उन लोगों ने, और सब यमुना रिवर को क्रॉस करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये 11 मई 1857 को हो रहा है। ठीक, अब दिल्ली की तरफ क्यों भाग रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये समझते हैं, तो दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि दिल्ली जो है वो मुगल्स का राजधानी हुआ करती थी। तब बहादुर शाह जफर जो उस टाइम नॉमिनल सिर्फ नाम के लिए मुगल था, वो भी दिल्ली में ही बैठता था। राइट, तो एक ये था कि दिल्ली जाते हैं और हम मुगल्स को परसुएट करेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। ठीक है, अब जो मेरठ का इंसिडेंट हुआ था वो एक सडन इवेंट नहीं था। इससे पहले कि 11 मई को, ऐसा नहीं कि 10 मई को ही अचानक से किसी ने विद्रोह कर दिया। ये आग जो है सिपाहियों के मन में भड़क ही रही थी। क्या था? सबसे पहले तो बरहामपुर में जो हुआ था 19th नेटिव इन्फेंट्री जो थी। नेटिव इन्फेंट्री मतलब इंडियन इन्फेंट्री, नेटिव मतलब इंडियन पीपल है ना, इन्फेंट्री मतलब एक टुकड़ी। ठीक है, जैसे आज बटालियन टाइप ऑफ। इसने क्या किया कि एक एनफील्ड राइफल थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी, गन में लगाने वाली गोली राइफल है ना, उसमें ये था कि
हाँ, उस गन को आपको उस गोली को उसमें ग्रीस लगा हुआ था और मुंह से खोलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एक हाथ में तो आपके बंदूक रखी हुई है, ठीक है? अब उसमें से गोली डालना है तो आप उसको ओपन करना है, जो ग्रीस का कागज का टुकड़ा लगा हुआ है उसमें ग्रीस लगा हुआ है तो मुंह से ही खोलना पड़ेगा, ठीक? तो ये बात होने लग गई कि इसमें सुअर और गाय की चमड़ी मिलाई जाती है ग्रीस में, तो वो एक भावना बढ़ गई है ना। तो लोगों ने उसका विरोध ऑलरेडी किया कब? फरवरी 1857 में, और ये जो इन्फेंट्री है वो डिसबैंड कर दी गई। उसके बाद मंगल पांडे, जो कि पार्ट था 34th नेटिव इन्वेंट्री का, इसने क्या किया कि इसने सार्जेंट मेजर, है ना, जो उसके थे, उसको फायर कर दिया। और इसकी सजा जो मिली 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया, राइट? तो ये हुआ था, और ऐसी तो लोगों की भावनाएं भड़क रही थी, आग भड़क रही थी, और फाइनली 10 मई को उन्होंने एक ऑफिसर को मारा और 11 मई को दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, ठीक? दैट इज द अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट। उसके बाद आप देखिए कि ये एरिया है, ठीक है, इंडिया का मैप है। इस मैप में ये जो येलो आपको दिख रहा है, येलोइश, तो इस एरिया में ही फैला हुआ था जो रिवॉल्ट था। रिवॉल्ट इस एरिया में ही फैला हुआ था, और दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी सेड इन ऑल इंडिया रिवॉल्ट, ठीक है? कुछ ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ये मैं आपको दिखाता हूँ, किसने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, किसने नहीं। तो पहले देखिए कि कंपनी कंट्रोल इंडिया जो था ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बंगाल प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी ये हो गया, रिमेन लार्जली काम, ज्यादा ये इन्होंने कुछ दिखाया नहीं, ठीक? उसके बाद इन द पंजाब, द सिख प्रोविंस crucially helped the British by providing both soldiers and support। तो पंजाब में सिख प्रोविंस ने सपोर्ट किया, है ना? और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास जो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, वो तो काम ही रही, ठीक? एरिया अगर आप समझे तो ये देखिए, बंगाल अराउंड, ये बंगाल हो गया, है ना? इधर ये बंगाल, ये एरिया, ये आपका मद्रास वाला मान लीजिए, ठीक? और ये बॉम्बे वाला एरिया, तो ये यहाँ पे फैला भी हुआ नहीं है, तो ये काम रहा है। पंजाब, ये पंजाब वाला देखिए, इन्होंने दे हेल्प, है ना, सिख प्रोविंस पंजाब, ये दे हेल्प ब्रिटिश, ये फिर उसके बाद लार्ज princely states like हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर एंड कश्मीर डिड नॉट जॉइन द रेबेलियन। इन्होंने रेबेलियन ज्वाइन ही नहीं किया। हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, इनकी अलग हिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊंगा, मतलब हिस्ट्री क्या है इसी पार्ट में, कि कैसे ये ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बने, ब्रिटिशर्स ने कैसे इनको सब्जुगेट किया। एंड तो जो मेन है वो बाहर ही रहे, तो मेनली सपोर्ट किसने किया? यहाँ का एरिया जो था, आप देख लीजिए, छोटे छोटे झांसी, ग्वालियर, भोपाल, है ना, दिल्ली, ये अवध, लखनऊ, ये कुछ मुट्ठी भर लोग, इन लोगों ने सपोर्ट किया इसको, रिवॉल्ट को, है ना? तो दैट इज वाई, अगर आपको एक फेलियर का रीजन लिखना पड़ेगा अभी, तो एक रीजन ये रहेगा कि इट वाज अ लोकलाइज्ड रिवॉल्ट, राइट? नेक्स्ट इज, ये मैप से आप देख सकते हैं कि 1857 में इंडिया कैसे दिखता था, राइट? तो इस लिंक को चाहे तो मैं पेस्ट कर दूंगा, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इंडिया में जैसे ये है, स्टेट्स इन रिबेलियन में कौन कौन से स्टेट्स थे, आपको नाम मिल जाएगा। जो डार्क ब्लू है, दैट स्टेट्स वर इन रिबेलियन, है ना? फिर देखिए जो एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश न्यूट्रल स्टेट्स, जिन्होंने ये जो ग्रीन दिख रहे हैं सारे न्यूट्रल स्टेट्स ने, कुछ किया ही नहीं। फिर थोड़ा इट्स स्टेट्स एडिंग द ब्रिटिश, आप ये देखिए लेस, जो जो ज्यादा ब्राउन नहीं, ज्यादा ब्लू नहीं है, ये इन्होंने ऐड किया ब्रिटिशर्स को, है ना? तो बहुत कम लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, ठीक? यहाँ से ये पता चलता है। अब हम देखते हैं कि व्हाई डिड द सिपॉयज रिवॉल्ट। बहुत बड़ी बात ये है कि भाई सिपाही क्यों रिवॉल्ट कर रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिपाही जो थे, सिपॉयज जो थे, है ना, दे एक्चुअली वर नोन एज
sepoys were known as the supporter of British, and it was a kind of prestigious thing to work in British Army. ब्रिटिश आर्मी में काम करना, उसके पीछे रीजन ये था कि दे वर गेटिंग रेगुलर सैलरीज, गुड अमाउंट ऑफ पे कंपैरेटिवली मिलता था, ठीक है। तो ये था, लेकिन इन्होंने रिवॉल्ट क्यों किया सेपॉयज ने? बाकी का तो समझ में आएगा कि चलो कुछ थे रीजन थे, लेकिन सेपॉयज का आप समझिए, ठीक। तो सबसे पहला रीजन आप समझिए कि द रिलीजियस बिलीफ आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम समझते हैं कि कितना मुश्किल होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था एक नुपुर शर्मा वाला एपिसोड हुआ था जिसमें उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ बोल दिया था, राइट। और ऐसे ही हमारे देश में अभी तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा चलता है रिलीजियस बिलीफ को लेके। तो उस टाइम पे भी रिलीजियस बिलीफ लोगों की क्यों, एक तो ये रीजन मैंने बताया कि पिग एंड काऊ की फैट होना, मिलाया जाना, तो काऊ इज वेरी होली फॉर द हिंदू पीपल, वो एक रीजन है। दूसरा ये था कि एक उस टाइम पे इनको सी क्रॉस करना था ना, इसी टाइम पे बैटल ऑफ बर्मा में हुआ था, तो सी क्रॉस करना था। तो ये बड़ा ही मीनिंग माना जाता था रिलीजियस बिलीफ के लिए कि आपको सी क्रॉस करना है। कब हुआ था? इन 1824 में। आप देखिए 48th रेजिमेंट थी जो बैरकपुर में, उसको बर्मा जाने का ऑर्डर दिया गया था। तो रिलीजियस हिंदू के लिए इसका मतलब था लॉस ऑफ कास्ट, ठीक है। फिर थर्ड रीजन था कि गवर्नमेंट, ये रूमर्स थी कि गवर्नमेंट जो है क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रही है ना। जहाँ पे कि कुछ कैंटोनमेंट्स में क्रिश्चियनिटी को परमिट भी कर दिया गया। तो इसका आपको ब्रीफ में आपको एक बता दूं कि क्रिश्चियनिटी जो है, एवेंजेलिकल्स भी इनको बोलते हैं, तो एवेंजेलिकल्स का प्रभाव ब्रिटिश में बहुत ज्यादा था, ठीक। इसके कुछ प्रमोटर्स भी थे एवेंजेलिकल्स, जैसे कि चार्ल्स वुड, जो जिन्होंने वुड्स डिस्पैच दिया था 1854 में। ही वाज आल्सो ही वाज सेड एज अंडर कवर एवेंजेलिकल्स, अंडर कवर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने वाला। तो वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि हम इंडिया में जाएं, क्रिश्चियनिटी को जाना अलाउ हो। तो 1833 एक्ट जो आया उसमें इनको पूरी तरीके से अलाउ कर दिया गया कि आप क्रिश्चियनिटी जाएं और वहां पे प्रमोट करें। तो क्रिश्चियनिटी ने कुछ अच्छा काम भी किया इंडिया में, और कुछ उसके बैड इम्पैक्ट भी हुए, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट को इंडिया को धक्का लगा। वो बताते थे कि हिंदुइज्म उतना अच्छा रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी इज बेस्ट, ऑल दोस थिंग, है ना। कुछ अच्छे काम भी किए उन्होंने। तो ये फैल रहा था, तो लोगों को ये लगा कि ब्रिटिश जो है वो पूरी सबको क्रिश्चियनिटी में ही बदलना चाहती, कन्वर्ट करना चाहती है। तो दैट वाज द मेजर रीजन। फोर्थ रीजन है, दे वर इक्वली अनहैप्पी विद देयर एमोल्यूमेंट्स। जो उनको सैलरी मिलती थी वो ब्रिटिश काउंटर पार्ट के मुकाबले बहुत कम मिलती थी, ठीक है। उसका पूरा फैक्ट दिया रहता है, 2 आना 4 आना ऐसे करके मिलती थी। और साथ ही उनको हायर पोस्ट में नहीं बैठाया जाता था, ठीक। ब्रिटिश इंडियन पीपल को सारे हायर पोस्ट पे, कमांड देने वाले पोस्ट में कौन हुआ करते थे? ब्रिटिशर्स ही हुआ होते थे। प्रमोशन के चांस बहुत कम थे, ठीक। और लास्ट में सेंस ऑफ डेप्रिवेशन था ब्रिटिश काउंटर पार्ट के। जब आप एक ही जगह काम कर रहे हो और आपको कहीं पे सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का एहसास कराया जाए, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फील गुड, राइट। आप बिल्कुल गलत फील करोगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण ब्रिटिशर्स सेपॉयज ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया, ठीक है। तो दैट कैन बी आस्क्ड इन द वन ऑफ द क्वेश्चन प्रीलिम्स में, आपसे पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी वगैरह एग्जाम में, और यूपीएससी में भी तो पूछ ही सकते हैं, ठीक। इसके अलावा भी कुछ कारण थे। तो ये तो सबसे पहले, अगर इफ द क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड दैट व्हाई डिड सेपॉय रिवॉल्ट, राइट। अदरवाइज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक कि व्हाट वाज द मिलिट्रीली रीजन, है ना। मिलिट्री सैनिक विद्रोह का मतलब रीजन क्या था? क्या एक तो इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये सारे रीजन हो गए, ये मिलिट्री रीजन क्या था? तो इसमें आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नॉट वेरी टफ, वेरी कॉमन, थ्रू जस्ट कॉमन सेंस यू कैन remember them, right? Other causes like economic cause, political and administrative cause, social and religious, and then immediate cause. So economic cause, let us discuss that first. Economic cause, right? तो अगेन आई एम सेइंग दिस कि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आपको कुछ याद नहीं करना है हिस्ट्री में। इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट ब्रिटिशर्स आर देयर टू लूट द कंट्री, राइट, दे जस्ट वांट टू लूट द कंट्री, they just want to have maximum benefit, maximum revenue. There was widespread corruption among British officers.
ईस्ट इंडिया कंपनीज, इवन इन पार्लियामेंट ऑल्सो वो भी चाह रहे थे कि हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो। रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें भी जो इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस किया गया, ये सारी चीजें थी ना। तो उनका अल्टीमेट गोल यही था ब्रिटिश को लूटना, तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट तो होगा ही होगा, तो वो कॉज बना आपको। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड कोर्सिव कलेक्शन। सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या आया, इससे पहले ब्रिटिशर्स से पहले जमींदार लोग हो गए, वो कलेक्ट कर लिया करते थे। मुगल्स के टाइम पे भी क्या होता था कि जो भी अगर क्रॉप हुई, उस क्रॉप के हिसाब से अगर परसेंटेज बेसिस में कलेक्ट कर लिया, जिस दिन क्रॉप अगर कभी फेल हो गई तो कोई बात नहीं, माफ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, रॉट वाली सेटलमेंट, महल वाली सेटलमेंट, उसमें परमानेंट में फिक्स कर दिया कि इतना रेवेन्यू रहेगा। अब आपकी क्रॉप आए, भाड़ में जाए, फेल हो, कुछ हो, आपको इतना पैसा चाहिए, जमींदार को उतना पैसा देना होता था। जमींदार क्या करता था अल्टीमेटली, ब्रिटिश किसको मारता था, पीजेंट्स को, ठीक है, लैंड होल्डर्स को, जो उस पे काम करते थे, शेयर क्रॉपर्स को, उसको उसके गर्दन पे जाके चाकू रखता था, तलवार रखता था, तब बेचारा एक्सप्लॉइट होके किसी तरीके से पैसा देता था, है ना। लैंड रेवेन्यू में हम पूरा उसका पढ़ेंगे। तो वो उस चीजों से परेशान थे। अब जो सैनिक थे, है ना, वो भी दे वर कनेक्टेड टू देयर विलेजेस। अभी भी आप देखिए, कोई भी फौजी जो काम करता है वो घर आता है, घर से कनेक्ट रहता है, उसके लाइफ में, उसके घर में क्या चल रहा है, दैट हैम्पर्स हिज मेंटल वेल बीइंग आल्सो। तो अगर यहाँ पे चल रहा है तो ये चीजें सैनिकों को भी पता चलती थी कि यार हमारा किसान भाई या हमारे घर वाले ऐसे परेशान है, ठीक है। तो ओवरऑल ये था। दूसरा, the traditional landed aristocracy like तालुकदार in Awadh lost all power and privilege। So, जो जमींदार थे, जमींदार जो शुरू में भी मतलब ब्रिटिशर से पहले वो जमींदार हुआ करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जैसे कि आपको मैं बंगाल एनेक्सेशन के टाइम पे पढ़ाऊंगा कि बंगाल का बड़ा सही रेवेन्यू मॉडल था, ठीक। वो बड़े अच्छे से पैसे कलेक्ट करते थे और इसी चक्कर में वो बड़ा रिच प्रोविंस बन गया था। तो उनका एक प्रेस्टीज होता था। आज भी आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये पुराने जमाने में या अंग्रेजों के जमाने के मालगुजार हैं, जमींदार हैं, या अभी भी आपके एरिया में किसी के पास बहुत सारा जमीन है, जायदाद है, तो उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, राइट, उसका होता है। तो वो था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आ जाने से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का जो प्रेस्टीज था वो लॉस्ट हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस दे आल्सो बिकेम काइंड ऑफ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट, एंड दे वांटेड टू रिगेन देयर लॉस्ट प्रेस्टीज। तो वो भी शामिल हो गए, ये भी इकोनॉमिक रीजन था। तीसरा, माइजरी टू द आर्टिशन एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन। जब ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था, जमींदार अगर रहते थे, बहुत पैसा हुआ करता था, जगत सेठ कहलाते थे, खूब होता था, वो अपने यहाँ लोगों को, आर्टिजन्स को, हैंडीक्राफ्ट्समैन को एम्प्लॉय कर देते, पैट्रोनेज देते थे, ठीक है। तो उनसे उनका पैसा निकलता आता था, जो यूनी चलती रहती थी। दे वर फिलिंग देयर स्टोमैक एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब चलती रहती। लेकिन जब जमींदार की हालत खराब हो गई तो अब इनको देखने वाला कौन हो, ये भी अनएम्प्लॉयड हो गए। सैनिक में या आर्मी में जाते हैं तो वहां का हाल मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी बहुत कम मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो ये रीजन थे इकोनॉमिक कॉजेस, राइट। और डिस्ट्रक्शन टू ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म कर दी इन्होंने, इंडिगो कल्टीवेशन ला दिया है, ठीक है, कुछ वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, तो फिर पेपर मशीन से बने हुए कपड़े ला दिए, तो हैंडलूम वगैरह खत्म हो गया, और भी सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ये इकोनॉमिक रीजन था, राइट। आई डोंट थिंक यू हैव टू गिव very stress in your mind, you can simply recall those reasons, very commonsensical. Next is political and administrative causes। तो इसमें सबसे पहला रीजन आप अगर समझेंगे तो वो ये है कि आप देखिए ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसीज, है ना। ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने अपने अनेक्स करने के लिए पहले तो कुछ है ना रूल, डिवाइड एंड रूल वगैरह किया, लेकिन कुछ पॉलिसी जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती गई तो दे केम अप विद पॉलिसी। सम ऑफ द पॉलिसी इज सब्सिडियरी अलायंस एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडियरी अलायंस किसने लाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल था 1798 से लेकर 1805 तक। इसमें क्या था कि इसने अपने जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं, है ना, उनको अपना सब्सिडरी बना लिया। उसके एवज में उन्होंने बोला कि हम कुछ सैनिक आपके यहाँ रखेंगे और आपको प्रोटेक्शन देंगे अग्रेशन से, एक्सटर्नल अग्रेशन से, लेकिन आपके यहाँ एक रेसिडेंस छोड़ देंगे जो सब कुछ बताएगा क्या चल रहा है सारे इंटरनल अफेयर में, उसके परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक गुलाम बना लिया, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। सेकेंड था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
Doctrine of lapse was started by Lord Dalhousie, who was the Governor General from till 1854 है ना, 1848 से I guess. तो वो उस टाइम है जब आप देखो झांसी की रानी ने भी 1857 के रिवॉल्ट में फाइट किया था. क्यों? क्योंकि उसका जो राज्य है झांसी वो चला गया था ड्यू टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसमें ये था कि अगर आपका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, ठीक है, अगर राजा का, तो वो किसी भी मुंह बोले हेरिडेटरी को अपना राज्य नहीं दे सकते. तो लैप्स हो जाएगा उसका पावर वहीं पे. ठीक है, बेसिक क्रक्स ये था. तो इस कारण से राज्य जो है स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राज्य है रियासतें थी, वो बड़ी खफा थी. सेकेंड, इंटरफेरेंस इन सोशल रिलीजियस अफेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक, है ना, जो इंडिया में सती प्रथा को बैन करना, विडो मैरिज को अलाउ करना, ठीक, ये सारी चीजें इन्होंने इंटरफेयर करना चालू किया. तो लोगों को अच्छा नहीं लगा. कोई आएगा आपको ज्ञान देगा. However, they were thinking that these were retrogressive, measures, जो सच भी हैं कि थी. ठीक है, ये ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन है, बट लोगों को चेंज ये पसंद नहीं आया. थर्ड था राइजिंग इनसिक्योरिटी अमंग इंडियन प्रिंसेस एंड किंग्स, कि अब यार अब हमारा क्या होगा, ब्रिटिशर्स है, कब तक हम इनके बंदी बने रहेंगे. जो फ्रीडम उन्होंने एंजॉय की थी वो फ्रीडम अब उनकी जा रही थी. रेसिडेंट्स एम्प्लॉयड थे उनके रियासतों में, दे वर नॉट फ्री. वो कुछ भी सांस भी लेते थे तो वो उनको बताना पड़ता था. रेसिडेंट्स वर एक्टिंग लाइक बॉस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो एक इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी. करप्शन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, कोर्ट्स लेके आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लेके आए, पुलिस लेके आए, बहुत ह्यूज स्केल का करप्शन था हर चीज के लिए. जो आज ये कहा जाता है ना कि जो अदालतों में लोग जाते हैं और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी दौलत बर्बाद हो जाती है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए वहीं से ही है. बहुत मुश्किल था जस्टिस लेना. फिर ठीक, फिर इंडियन सोल्जर्स एंड सिविल सर्वेंट्स की सैलरी कम थी, ये मैंने आपको बताया ही. और हायर पोस्ट नहीं थी उनके लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, हायर पोस्ट नहीं थी. सिविल सर्विस तक तो बहुत दिनों तक अलाउ नहीं था. लैटिन लैंग्वेज में होती थी, लंदन में एग्जाम होता था, उसके लिए अलग फाइट चल रही थी. जो हमारे फ्रीडम जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अलग फाइट कर रहे थे. सो ऑल दीज वर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, राइट. नेक्स्ट इज सोशल रिलीजियस कॉजेज. तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं ना ये वीडियो आधे घंटे का 30-40 मिनट्स का पार्ट में बनाएंगे. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वॉच होल वीडियो इन सिंगल गो. तो आज कॉजेज देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पैक्ट और क्या हुआ ये देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट कॉज है सोशियो रिलीजियस कॉज. इसमें सबसे पहले एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, आई टोल्ड यू, अलाउड इन चार्टर एक्ट 1813. इस एक्ट में ये बोला गया कि आप जाओ, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेके जाओ. लेकिन इसके बाद जो है 1833 में, उसमें ऐसे ही अलाउ कर दिया, यू गो एंड प्रीच द पीपल ऑफ कंट्री, इंडियंस, राइट. फिर सोशल रिफॉर्म्स लाइक सती, विडो मैरिज एक्ट, एजुकेशन में जो चेंज लाए, वो सब लोगों को पसंद नहीं आई. तो बहुत दुखी हो गया, बहुत मन में बहुत कुछ भर गया, और फिर फाइनली उन्होंने रिवॉल्ट किया. और इस आग को चिंगारी किसने भड़काई, यानी कि इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज वाज द रूमर अबाउट द मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल. ठीक है, कि उन्होंने बोला कि आटा में ये बोन डस्ट मिला रहे हैं, सबसे बड़ी बात. और दूसरा ये बोला कि जो एनफील्ड राइफल आई है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी सुअर की और गाय की फैट मिलाया गया है. ये रूमर्स फैल गया, है ना. और जब फैला तो लोगों की भावनाएं भड़क गई, और भावनाओं भड़कने के बाद उन्होंने, जो मैंने आपको 10 मई वाला इंसिडेंट बताया, वो इमीडिएट कॉज साबित हुआ, राइट. उसके बाद ये फेल क्यों हो गया रिवॉल्ट, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को 30 मिनट तक ही रहने देते हैं, छोटा वीडियो ही रहने देते हैं. ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा. कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, डू कमेंट अस, और चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए. मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दिया है अपने हमारे इंस्टीट्यूट का, वहां पे मैसेज कर दीजिए. कोई भी गाइडेंस, कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप हमको मैसेज कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन. ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़े और मैं आप लोग के लिए और वीडियो बना के लेके आऊँ. So thank you very much once again.